Hello guys, good evening all of you. Today we are going to discuss about DSSB PGT previous year question. तो सबसे पहले क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन एट द सेम लेवल इरेस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सा सेम लेवल में चेंज होता है? तो वॉल्यूम होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि डिसीजन मेकिंग इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी। It involves forecasting and planning and the function of decision making is to choose alternative। जो अल्टरनेटिव में चूज़ किया जा सकता है उसे क्या बोला जाता है? फ्यूचर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन की पॉइंट। तो कौन सा बेस्ट कॉन्सेप्ट है कस्टमर के लिए? तो वो होगा मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच इट इज एक्सपोज्ड एंड बाय विच इट मे बी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन सा एक्सटर्नल थिंग्स को हम एक्सपोज कर सकते हैं? तो वो कौन है, कौन बोला है? सेड बाय कौन बोला है ये चीज़? रिनिक एंड श्वल ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। कौन सा इसमें से क्या बोला है कि इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है? तो इनमें से कोई भी इन्वायरमेंट का कॉम्पोनेंट नहीं है, क्योंकि इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? ये कौन सा इन्वायरमेंट बोला है? कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कॉम्पोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। जो कि इंटरनल में क्या क्या आता है? वैल्यू सिस्टम, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, कॉरपोरेट कल्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड लेबर यूनियन। अब देखते हैं इसमें दो टाइप होता है एक्सटर्नल में, क्या क्या होता है? माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है? तो सप्लायर्स आता है, कस्टमर्स आता है, कंपटीटर्स, मार्केट एंड इंटरमीडियरीज। और मैक्रो इन्वायरमेंट में आता है डेमोग्राफिक, सोशियो कल्चरल, लीगल, पॉलिटिकल एंड टेक्निकल। ये सब आता है किसमें? तो मैक्रो इन्वायरमेंट। तो ये सब मतलब ये मैक्रो कंपोनेंट्स क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का है, तो इसमें से वो सब नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। ये कंपोनेंट नहीं है, इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ शेयर मार्केट इन इंडिया। तो कौन शेयर मार्केट ऑफ इंडिया को कौन कंट्रोल करती है? तो शेयर मार्केट ऑफ इंडिया को कंट्रोल करती है सेबी। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1992 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। सेबी का गठन कब हुआ था? 12 अप्रैल 1992 में। और शेयर मार्केट का कौन कंट्रोल करती है? तो शेयर मार्केट को सेबी कंट्रोल करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 केम इनटू फोर्स ऑन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो कब लागू हुआ था? फोर्स ऑन वो हुआ था 1 जुलाई 1987 में। ठीक है, 1 जुलाई 1987 से वो स्टार्ट हो गया। गुड्स का मतलब क्या होता है? तो गुड्स का मतलब होता है ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ सर्विस इज नॉट कवर्ड। कौन सा सर्विस है जो कवर्ड नहीं है अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या कवर्ड है? तो बैंकर कवर्ड है, डॉक्टर, लॉयर। इसमें कवर्ड क्या नहीं है? तो द सर्विस ऑफ ए टीचर। टीचर वाला जो है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कॉरपोरेट टैक्सेज। तो कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है दोस्तों? कॉरपोरेट टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का ड्राइवर्स क्या कौन कौन सा है? तो इंटरनेशनल ट्रेड है, फाइनेंशियल फॉलोज, कम्युनिकेशंस। इसमें से सारा ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्पोनेंट ऑफ सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। तो सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट का कौन सा कॉम्पोनेंट है? तो एजुकेशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, जो कि है सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट बट इट हैज़ वन लिमिटेशन। क्या बोला है इसमें? सोशलिज्म केम इनटू फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट। सोशलिज्म क्यों किया जाता है, क्यों क्यों आता है? कि सोशल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बट इट हैज़ वन लिमिटेशन, लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है और वो क्या है? तो ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसी है।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम। कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट के कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होता है? तो राइट टू ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, ये तीनों ही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस ऑफ एनी कंपनी कंसिस्ट। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के कंपनी में क्या क्या होता है? नेम क्लोज होता है, प्लेस क्लोज, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारा ही होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टैक्स इज कलेक्टेड बाय पंचायत। पंचायत में कौन सा टैक्स कलेक्टेड होता है? तो टैक्स ऑन लोकल फेयर होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन रिप्रेजेंट्स इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम। क्या होता है? प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन रिप्रेजेंट्स क्या इंट्रोड्यूस करती है? डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम, डिफरेंट ब्रांड्स जो कि सेम है, ये क्या हो जाता है? प्रोडक्ट लाइन होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है? मिशन इज ए स्टेटमेंट, मिशन इज ए स्टेटमेंट विच डिफाइंस द रोल देन ऑर्गेनाइजेशन प्लेस इज ए। ऑर्गेनाइजेशन प्लेस को क्या बोला जाता है? सोसाइटी। अब देखते हैं इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज बेस्ड ऑन, इंडियन मर्केंटाइल लॉ किस में बेस्ड है? तो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ में बेस्ड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट इज क्रिएटेड बाय। इम्प्लाइड एग्रीमेंट क्या क्रिएट करती है? कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज। ए वॉइड एग्रीमेंट कैसा एग्रीमेंट है? तो नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ। क्वेश्चन नंबर 23 है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए एसएससी कैन बी। रेसिडेंशियल स्टेटस एसएससी का क्या हो सकता है? तो डिफरेंट और डिफरेंट असेसमेंट ईयर। क्या हो सकता है? डिफरेंट और उसका असेसमेंट ईयर डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24 जो कि है टैक्स इंसिडेंट इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। टैक्स इंसिडेंट हाईएस्ट केस में क्या होता है? रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को देखा जाता है टैक्स लेने के ये में, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीफरेंस ईयर्स आर। प्रीफरेंस ईयर्स क्या होता है? ओनर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का ओनर्स कौन होता है? तो प्रीफरेंस ईयर्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि है डॉक्टराइन ऑफ सबरोगेशन इज रिलेटेड विद। डॉक्टराइन ऑफ सबरोगेशन किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो ये रिलेटेड है जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971 से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या होता है? तो परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है लोन्स एंड एडवांस विच जनरेट इनकम। लोन्स और एडवांस जो क्या जनरेट करती है? तो इनकम जनरेट करती है, परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड फ्रॉम। जनरल रिजर्व क्या क्रिएट करती है दोस्तों? रेवेन्यू प्रॉफिट क्रिएट करती है। और क्वेश्चन नंबर 29 क्या होता है? प्रीमियम रिसीव्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स इज शोन इन। प्रीमियम रिसीव जो होता है इशू ऑफ शेयर्स में, उसको कहाँ पे दिखाया जाता है? तो प्रीमियम रिसीप्ट को दिखाया जाता है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। कहाँ पे दिखाया जाता है? लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि है इन केस द शेयर्स आर फॉरफिटेड द कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। अगर इन केस क्या होता है? शेयर्स अगर फॉरफिट हो गया तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में क्या होता है? कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स हो जाएगा, ठीक है। कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज रिलेटेड विद। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 किससे रिलेटेड है दोस्तों? तो अकाउंटिंग रिलेटेड 14 रिलेटेड है अमलगमेशन से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन द बेसिक पर्पस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू इंडिकेट द फॉलोइंग। बेसिक पर्पस जो फंड फ्लो का है वो क्या इंडिकेट करती है? तो ये इंडिकेट करती है इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन डिक्रीज जो वर्किंग कैपिटल में होता है उसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली पेड आउट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कौन सा नॉर्मली हम वर्किंग कैपिटल में पेड नहीं कर सकते? तो वो क्या हो जाता है? वर्किंग कैपिटल में नहीं होता है वो, रिडम्पशंस ऑफ डिवेंचर्स नहीं होता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो क्या है? तो लीवरेज रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 जो कि है कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू। कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स। नेट प्रॉफिट नॉन कैश एक्सपेंसेस प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स इज इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। अब देखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज ड्यू टू। मटेरियल कॉस्ट किसके कारण होता है? तो चेंज इन प्राइस ऑफ मटेरियल, चेंज इन क्वांटिटी यूज्ड एंड चेंज इन मटेरियल मिक्स, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 40 नंबर। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डेप्रिसिएशन किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस। टाइम बेसिस में क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस विल बी एलोकेटेड ऑन टाइम बेसिस? तो ये होता है सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 जो कि है प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट क्रेडिटेड टू। प्री इनकॉर्पोरेशन को कहाँ पे क्रेडिट किया जाता है? तो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट किया जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो कि है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द कैपेसिटी ऑफ एन अंडरटेकिंग टू मीट इट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही होता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिंग चार्जेस। नॉन ट्रेडिंग चार्जेस क्या होता है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, रिटर्न ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों जो कि है 45। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला विल बी यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? तो परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है अ फर्म दैट इज द सोल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट कॉल्ड। ए फर्म, इसमें क्या होता है दोस्तों? ए फर्म दैट इज सोल सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्स्टिट्यूट। विदाउट क्लोज मतलब सब्स्टिट्यूट को क्लोज किए बिना ही वो क्या क्या कहलाता है? तो वो मोनोपोली कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट पार्ट। कौन सा पार्ट नहीं है ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है? तो ओलिगोपोली भी नहीं है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, ये इसमें से कोई भी नहीं है। नॉन ऑफ द एबव, नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, पहले देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? तो परफेक्ट कंपटीशन आता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली आता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का कौन सा पार्ट नहीं है? इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इसमें से ये क्या होता है? इसमें से ये क्या होता है? इसमें से सारा ही पार्ट है, इसमें से सारा ही पार्ट है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो कि है विच कॉस्ट नॉन एज पीरियोडिकल कॉस्ट। पीरियोडिकल कॉस्ट किसको जाना जाता है? तो फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियोडिकल कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है दी चेंज इन टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट सोल्ड कॉल्ड अस। तो उसको क्या बोला जाता है? टोटल रेवेन्यू एडिशनल यूनिट को क्या बोला जाता है? तो मार्जिनल रेवेन्यू बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन। डिमांड कर्व इज अ ग्राफ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड द क्या होता है? ये क्या कहलाता है? तो क्वांटिटी डिमांड होता है, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन कैन बी डिराइव फ्रॉम द। मार्जिनल रेवेन्यू इक्वेशन डिराइव किससे किया जाता है? तो डिमांड इक्वेशन से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्राइस इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम 1% चेंज इन प्राइस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो क्वांटिटी डिमांड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइस डिसीजन आर अफेक्टेड बाय द फिल इन द ब्लैंक्स विच द फर्म ऑपरेट्स। तो प्राइसिंग डिसीजन में जो अफेक्ट होता है उसको कौन ऑपरेट करती है? तो वो क्या होता है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब नेक्स्ट है इफ़ वन इनपुट इज़ वेरिएबल एंड ऑल अदर इनपुट्स आर फिक्स्ड। अगर कुछ इनपुट क्या होगा? अगर क्या होता है? वन इनपुट अगर वेरिएबल हुआ और बाकी सारा हुआ फिक्स्ड तो फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स। तो फर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या एग्जिबिट्स करती है? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एग्जिबिट्स करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? विच इज़ आर मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम।
कौन सा मतलब मेथड है जो कि मेजर किया जाता है नेशनल इनकम में? तो प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सारा ही इसमें किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑक्यूर्स व्हेन वेरिएशन इन प्राइसेस फॉर ए प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरिएशन इन। डज नॉट मतलब कौन सा डिफरेंट मार्केट्स है और वेरिएशन को कोई रिफ्लेक्ट नहीं करती है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट। प्राइस भी करती है, डिमांड भी करती है, तो इसमें किसे क्या हो जाएगा? कॉस्ट नहीं करती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है मार्केट इक्विलिब्रियम ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय। तो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या डिटरमाइन करती है? तो बैलेंसिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशंस को करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग ओनली वन बायर ऑफ ए प्रोडक्ट। ओनली वन, इसमें क्या बोला है? ओनली वन बायर ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस। नॉन, एक ही प्रोडक्ट का बायर हो तो उसको क्या बोला जाता है? मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कि है इन विच केस द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई। कौन सा केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, अप्लाई नहीं कर सकते? तो वो क्या होता है? एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फर्दर प्राइसेस, स्टेटस गुड्स, गिवन गुड्स, ये सारा ही इसमें से मतलब अप्लाई होता है, तो इसका ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। डज नॉट अप्लाई, इसमें से कौन सा अप्लाई नहीं होता इसमें बोला है, तो इसमें से तो सारा ही अप्लाई होता है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसमें से सारा अप्लाई होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच इज़ नॉट सोर्सेस ऑफ ओलिगोपोली। तो इसमें क्या बोला है कि ओलिगोपोली का कौन सा सोर्स नहीं है? तो इसमें से ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, पेटेंट ऑफ राइट्स, तो इनमें से कोई भी ओलिगोपोली का सोर्स नहीं है। अब देखते हैं कंट्रीब्यूशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। तो कंट्रीब्यूशन क्या 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 चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? तो कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अब देखते क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है टेबुलेशन ऑफ डाटा इज ए। टेबुलेशन ऑफ डाटा इज ए क्या होता है? टेबुलेशन ऑफ डाटा इज ए नीड ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये बोथ हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल हाइपोथेसिस। तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? तो सैम्पलिंग नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्सेस ऑफ एरर्स। कौन सा एरर्स का सोर्स है? तो एरर ऑफ इंटरप्रिटेशंस है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि है इफ़ वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ साइज 4600। अगर पॉपुलेशन का साइज 4600 यूनिट्स है एंड वी वांट टू सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ 500 यूनिट्स, और हमें अगर 500 यूनिट्स को सिलेक्ट करना है तो रेशियो क्या होगा? रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? साइज ऑफ पॉपुलेशन बाय सैम्पल यूनिट्स। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? साइज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड 4600 साइज है, पॉपुलेशन का यूनिट 4600 दिया हो और 500 यूनिट्स, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 9.2। तो आंसर विल बी व्हाट? 9.2। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉइन इज टोस्ट। ये भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ए कॉइन इज टोस्ट 4 टाइम्स। अगर हम कोई भी कॉइन को 4 टाइम्स टोस्ट कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है एग्जैक्ट 2 हेड्स के बाद? तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। 2 बार हेड हो सकता है, 2 बार टेल हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6/16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/8 विल बी आंसर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 जो कि है हाइपोथेसिस इज। तो हाइपोथेसिस क्या है? तो हाइपोथेसिस है ए स्टेटमेंट अबाउट द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम। टूल ऑफ मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम। वेरिएशन ऑफ आइटम क्या हो जाएगा? डिस्पर्सन्स हो जाएगा, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी और अथॉरिटी क्या चीज़ से रिलेटेड है? तो डेलीगेशन से है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच इज़ नॉट द मैनेजमेंट फंक्शंस। कौन सा मैनेजमेंट फंक्शंस नहीं है? तो मैनेजमेंट फंक्शंस को ऑपरेशंस नहीं होगा क्योंकि प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है एंड कंट्रोलिंग भी आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्दो डिलेज आर कॉस्टली द कॉस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल डिले मे बी इवन मोर कॉस्टली द थेसिस इज बेस्ड ऑन। तो ये कौन सा थेसिस से बेस्ड होता है, क्वेइंग थ्योरी से बेस्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 73 जो कि हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन इज रिलेटेड टू। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इक्वल लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज। यूनिटी ऑफ कमांड किससे इम्प्लाइज होता है, तो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी से। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों जो कि है जॉब रिलेशंस का मतलब क्या होता है, तो जॉब रिलेशंस का मतलब होता है चेंजिंग पीपल इन द जॉब। चेंजिंग पीपल इन द जॉब, जो पीपल चेंज करता है जॉब में तो उसी को जॉब रिलेशंस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वन वेयर ए प्रोजेक्ट इज असाइन टू ए प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑन द जॉब इज नोन एज मेरिट रेटिंग हो गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज ए टाइप ऑफ। तो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज। स्केलर प्रिंसिपल किस ऑर्गेनाइजेशन से इम्प्लाइज होता है, तो लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड इज प्रैक्टिस्ड इन। यूनिटी ऑफ कमांड किससे है, प्रैक्टिस लाइन ऑर्गेनाइजेशन से। SWOT इज रिलेटेड टू। SWOT किससे रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक इज यूज्ड फॉर। टेक्निक ऑफ कैरेट एंड स्टिक्स किससे किससे यूज होता है, तो मोटिवेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप द थ्योरी जेट मैनेजमेंट। जेट मैनेजमेंट कौन डेवलप किया है दोस्तों, तो विलियम जी ओची ने डेवलप किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है स्पेन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पेन ऑफ कंट्रोल किस चीज़ से रेफर्स होती है, तो नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से क्या बोला है कि कौन सा फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं आता है, तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं आता है। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या आता है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कमिटी ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी दिया हुआ है, फंक्शनल भी है, कमिटी भी है। इसमें बस क्या नहीं है, तो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होना था, जबकि उसमें बस लिखा है कि लाइन ओनली स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 दोस्तों जो कि है व्हेन ए सीमेंट मिल, ए स्टील मिल एंड ए केमिकल कंपनी कंबाइन इट इज़ अ केस ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर कॉम्बिनेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉय इज नोन एज। कम्युनिकेशन जो होता है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच उसे क्या बोला जाता है, तो इंट्रा स्केलर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, इंडियन रेलवे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो इंडियन रेलवे किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का है, ए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये बिल्कुल सही नहीं है। एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो। तो इसका आंसर विल बी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट गो डेलीगेटेड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 जो कि है एल्टन मायो इज मेन कंट्रीब्यूटर टू। एल्टन मायो मेन कंट्रीब्यूटर किस चीज़ का है, तो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच का है। एल्टन मायो को क्या फादर ऑफ द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के नाम मतलब से जाना जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के नाम से जाना जाता है, ठीक है, एल्टन मायो को। और इसका थ्योरी कब आया था, तो 1924 और 32 के बीच में हुआ था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 जो कि मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड एज ए प्रोसेस ऑफ। मैनेजमेंट को आजकल मतलब क्या चीज़ से कंसिडर्ड किया जाता है, तो वर्किंग विद अदर्स के नाम प्रोसेस से कंसिडर्ड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑथोरिटी फॉलोज डाउनवर्ड्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोज अपवर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 इज एम्बियो इज ए टेक्निक टू। तो एम्बियो किस चीज़ का टेक्निक है, स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इनटू गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, स्प्लिट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इनटू
गोल्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू। द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू, क्या से रिलेटेड है तो प्लानिंग से रिलेटेड होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल्स नहीं है, तो ये नहीं है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स भी है, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 जो कि है द कंसेप्ट ऑफ बाउंडेड रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग हैज़ बिन गिवन बाय। डिसीजन मेकिंग हैज़ बिन गिवन बाय कौन दिया है तो लाइन ऑथोरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 क्या हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज आर इनबॉर्न दिस नेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन ये दिया है कि लीडरशिप क्वालिटीज इनबॉर्न से ही होता है, वो कौन दिया है तो द ग्रेट मैन थ्योरी ऑफ लीडरशिप में बोला गया है। अब देखते हैं कि 98 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया, दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर विथ स्पेसिफिक एक्ट हैज़ नॉट बीन पास्ड इज। कौन सा स्पेसिफिक एक्ट पास नहीं होता तो सोल प्रोप्राइटरशिप। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, वर्कर्स अपोज रैशनलाइजेशन बिकॉज क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिट्रेंचमेंट। And last question is the process in which actual results are compared with desired results is called control. Then okay friends, if you want more such informative videos or if you are preparing for PGT commerce PGT exams, any exams, so please you do like, share and subscribe my channel. Thank you.